हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम सप्लाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब पिछली वीडियोस में हमने बोथ डिमांड से रिलेटेड एंड सप्लाई से रिलेटेड थ्योरीज स्टडी कर ली है, राइट? नाउ आज यही दो थ्योरीज को यूज करके हम इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करना सीखेंगे। देखिए, इक्विलिब्रियम प्राइस कब डिटरमाइन होता है? इट इज डिटरमाइंड व्हेन देयर इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट में जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम प्राइस मिलती है। तो इसीलिए हम इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है। नाउ ये एक ऐसा यूनिक प्राइस है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। यानी कि जो कस्टमर्स जो डिमांड करते हैं एंड प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस एंड सप्लाई करते हैं, दोनों इक्वली सेटिस्फाई होते हैं एट मार्केट इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं, राइट? डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल बराबर है। देयर इज बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये बैलेंस कब आता है? व्हेन मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस में आप कह सकते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसी चीज को चलिए आपकी बुक में जो थ्योरी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस। The equilibrium price in a market is determined by the intersection between demand and supply. It is also called the market equilibrium. At this price, the amount that buyers want to buy is equal to the amount that sellers want to sell. Competitive market equilibrium represents the unique point at which both consumers and suppliers are satisfied with the price and quantity. तो जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसा यूनिक पॉइंट आता है जहां पे बोथ कंज्यूमर्स जो डिमांड करते हैं एंड सप्लायर्स जो प्रोड्यूस एंड सप्लाई करते हैं वो इक्वली सेटिस्फाई होते हैं विद द प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। Equilibrium price is also called the market clearing price. देखिए, मार्केट क्लियरिंग प्राइस इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पे जितना आपकी क्वांटिटी डिमांड है उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड है। यानी कि जितना कंज्यूमर्स को चाहिए उतना ही आप प्रोड्यूस एंड सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी एक्सेस नहीं है। एक्सेस में डिमांड भी नहीं है और एक्सेस में सप्लाई भी नहीं है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर डिमांड एक्स्ट्रा होता तो भी मार्केट क्लियर नहीं होता, राइट? और अगर सप्लाई एक्स्ट्रा होता है डिमांड से तब भी मार्केट क्लियर नहीं होता। तो बिकॉज जितना चाहिए उतना ही सप्लाई हो रहा है तो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाती है, यानी कि कहीं भी एक्सेस नहीं बचती, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस इज द सेंट्रल थीम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। Hence, microeconomic theory is also called the price theory. देखिए, ये पॉइंट MCQs में कभी कभी पूछी जाती है कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड डैश दिया जाता है, फिर आंसर उसका प्राइस थ्योरी होता है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक का सेंट्रल थीम जो मेन इसका पर्पस है वो है प्राइस डिटरमाइन करना, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी कहा जाता है। ये सिंपल सी एक पॉइंट है जो कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ जो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, चलिए इसको एक शेड्यूल बना के हम समझने की कोशिश करते हैं। डिमांड और सप्लाई की शेड्यूल बनाते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस तक कैसे पहुंचता है मार्केट। नाउ यहाँ पे हमने एक डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल लिया हुआ है, ठीक है। हमने वेरियस सिचुएशंस यहाँ पे लिया हुआ है ये देखने के लिए कि इक्विलिब्रियम तक हम कब पहुंचते हैं। देखिए, इन द फर्स्ट सिचुएशन हमने लिया हुआ है प्राइस 5, ठीक है। तो इस केस में क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड इज 6 एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज 31। यानी कि आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो काफी हाई है एज कंपेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ एज अ सप्लायर आप यहाँ पे चाहोगे कि डिमांड इंक्रीज हो, राइट? लेकिन डिमांड इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको प्राइस को डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि व्हेनेवर यू डिक्रीज द प्राइस तब आपकी डिमांड इंक्रीज होती है, राइट। तो यहाँ पे प्राइस में डाउनवर्ड प्रेशर होता है, यानी कि सप्लायर्स के पास प्रेशर होता है कि वो अपनी प्राइस डिक्रीज करे। तो देखिए, जैसे हमने प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज किया, 5 से 4 किया, तो आप देख सकते हो कि डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। स्टिल सप्लाई इज स्टिल हायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्राइस में डाउनवर्ड प्रेशर है, यानी कि आपको स्टिल प्राइस डिक्रीज करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू इंक्रीज योर डिमांड। और ये डाउनवर्ड प्रेशर तब तक रहता है जब तक आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब ये क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं तो उस प्राइस में मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो यहाँ पे कोई डाउनवर्ड प्रेशर नहीं होता सप्लायर्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जितना वो सप्लाई कर रहे हैं उतना ही डिमांड है। तो प्राइस यहाँ पे रेस्ट में आ जाती है ना। दूसरा सिचुएशन हम देखते हैं जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड काफी हाई है एज कंपेयर टू क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 आइटम्स के लिए 31 लोग compete कर रहे हैं। तो कितनी वैल्यू होगी इस चीज की, राइट। तो इसकी प्राइस में यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर है। देखिए, इस सिचुएशन में सप्लाई हम इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट। अगर हमें डिमांड और सप्लाई बराबर करनी है, सो वी हैव टू इंक्रीज सप्लाई। तो सप्लाई कब इंक्रीज होती है, व्हेन वी इंक्रीज प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई इंक्रीज होती है, राइट। तो इस सिचुएशन में व्हेन डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो, प्राइस में अपवर्ड प्रेशर होता है। तो यहाँ पे देखिए, प्राइस हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया अपवर्ड प्रेशर की वजह से, तो आप देख सकते हो कि सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। स्टिल डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो अभी भी प्राइस में अपवर्ड प्रेशर है। और ये अपवर्ड प्रेशर तब तक रहता है जब तक अगेन आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो सप्लाई से बराबर नहीं हो जाती। तो जब ये बराबर हो जाती है, एट दैट प्राइस मार्केट फिर इक्विलिब्रियम में आ जाती है और आपकी प्राइस में कोई प्रेशर नहीं होता, अगेन ये रेस्ट में आ जाती है। तो देखिए, जब तक क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई बराबर नहीं होती तब तक प्राइस में हलचल मचती रहती है। एंड व्हेन दे बिकम इक्वल, तब जाके प्राइस रेस्ट में आ जाती है और उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सी है, इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। अब इसी चीज को हम फिगर में डायग्राम में एक बार देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ग्राफ तैयार किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेड्यूल। तो हमने क्वांटिटी डिमांड लेके डिमांड कर्व बना लिया विच इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, एंड क्वांटिटी सप्लाइड लेके हमने सप्लाई कर्व ले लिया विच इज अपवर्ड स्लोपिंग, राइट। एंड एट द पॉइंट जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका हो जाता है। एंड द प्राइस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट is your equilibrium price and the quantity corresponding to that point is your equilibrium quantity. At this point जितना customers demand कर रहे हैं उतना ही supplier supply कर रहे हैं, तो दोनों equally satisfied है with the price and quantity. So I hope you understood कि price में कब downward pressure होता है, कब upward होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है, राइट। इट इज वेरी सिंपल। देखिए, जब सप्लाई ज्यादा है और आपको डिमांड बढ़ानी है, राइट, तो इन दैट केस आपको प्राइस डिक्रीज करनी पड़ेगी, तभी डिमांड बढ़ेगी ना। सो इन दिस केस डाउनवर्ड प्रेशर होता है प्राइस में, और जब डिमांड काफी ज्यादा है और सप्लाई कम है तो आपको यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज करनी है, राइट। तो इन दिस केस आपको प्राइस को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ाने के बाद ही सप्लाई इंक्रीज होती है। तो प्राइस में यहाँ पे अपवर्ड प्रेशर होता है, राइट। और जहाँ पे बराबर होते हैं तो वो तो इक्विलिब्रियम हो ही जाता है। तो इतना अगर आपने समझ लिया है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज सोशल एफिशिएंसी। मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ मार्केट इक्विलिब्रियम हेल्प्स अचीव सोशल एफिशिएंसी। लेकिन पहले तो आप ये समझिए कि सोशल एफिशिएंसी होता क्या है।
देखिए सोशल एफिशिएंसी इज बेसिकली द गेन received by society, by the people of the society, by participating in the market. ठीक है, अब मार्केट में कौन पार्टिसिपेट करता है सोसाइटी से? पहले तो कस्टमर्स हो गए, ठीक है, जो डिमांड करते हैं, तो डिमांड साइड से कस्टमर्स हो गए, एंड सेकंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस एंड सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई साइड से प्रोड्यूसर्स। नाउ जब दोनों कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स को गेन होता है ना, तो हम कहते हैं कि सोशल एफिशिएंसी अचीव हो गई है, ठीक है। और दोनों को ही मैक्सिमम गेन कब होता है? जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। और कैसे, ये हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे, ओके। नाउ जो कस्टमर्स को जो गेन मिलता है ना, उसे हम कस्टमर सरप्लस कहते हैं। तो कस्टमर सरप्लस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात करी है, राइट। डोंट वरी, हम इस वीडियो में भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसके बारे में। एंड जो प्रोड्यूसर्स को गेन मिलता है उसे हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। ना देखिए, अगर प्रोड्यूसर्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको भी तो गेन मिलना चाहिए ना, वरना वो पार्टिसिपेट ही क्यों करेंगे? तो दोनों कस्टमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मिला के सोशल एफिशिएंसी बनती है, ठीक है। और इनको मैक्सिमम फायदा कब होता है? जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। तो अभी जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार थ्योरी में देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ जब मार्केट इक्विलिब्रियम होता है तो कैसे सबसे ज्यादा फायदा होता है, सबसे ज्यादा गेन होता है कस्टमर्स को भी और सप्लायर्स को भी। सोशल एफिशिएंसी रिप्रेजेंट्स द नेट गेन्स टू सोसाइटी फ्रॉम ऑल एक्सचेंजेस that are made in a particular market. Social efficiency consists of two components, consumer surplus and producer surplus. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with consumer surplus. Now, जब हमने theory of consumer behavior पढ़ा था, तो तब हमने कहा था कि consumer surplus is equals to what a consumer is willing to pay माइनस what he or she actually pays, right? Suppose मान लीजिए कि एक कमोडिटी के लिए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे ₹15, ठीक है, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस है सिर्फ ₹10। तो देखिए यहाँ पे जो ₹5 का जो कंज्यूमर को फायदा हुआ, उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। What he is willing to pay माइनस what he pays, जो मार्केट प्राइस है वो तो उतना ही पे करेगा ना, तो यहाँ पे ₹5 का उसे सरप्लस हो गया ना। अगर आप ये फिगर में देखेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस रिप्रेजेंट्स द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। देखिए जो डिमांड कर्व है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। डिमांड कर्व से हमें बेसिकली पता चलता है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड के लिए कंज्यूमर कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है, राइट। नाउ मान लीजिए कि सपोज मार्केट प्राइस एक कमोडिटी की है P, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय P, और P को अभी हम ₹10 मान के चलते। नाउ एट दिस पॉइंट जहाँ पे प्राइस लाइन इट इज मीटिंग योर डिमांड कर्व, यहाँ पे क्या होता है ना, व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे इज इक्वल्स टू व्हाट ही पेज। देखिए एट दिस पॉइंट उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है Q, राइट। तो Q क्वांटिटी के लिए वो कितना पे करने के लिए तैयार है? फ्रॉम द डिमांड कर्व आपको कितना पता चल रहा है? सो ही इज विलिंग टू पे ₹10 ओनली। उसका डिमांड प्राइस अभी यहाँ पे फॉर Q क्वांटिटी प्राइस 10 ही रही है, राइट। और हमने अज्यूम किया है कि मार्केट प्राइस भी यहाँ पे 10 है। तो देखिए एट दैट पॉइंट द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, जहाँ पे उसकी प्राइस लाइन मीट्स द डिमांड कर्व। लेकिन फॉर एवरी पॉइंट अबव दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो कि फॉर ऑल क्वांटिटीज बिलो लेस देन OQ क्वांटिटी, कंज्यूमर को कुछ ना कुछ सरप्लस मिल रहा होता है। फॉर इंस्टेंस ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। सो द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, इसे हम Q1 मान लेते हैं और इसकी प्राइस हम मान लेते हैं P1। तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस में P1 शुड बी हायर देन P, राइट। अगर P हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं तो P1 हैज टू बी समवेयर अराउंड 13 मान लेते हैं, ठीक है। सो देखिए व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे इज
P1, राइट? ये हमें डिमांड कर्व से पता चल रहा है कि Q1 क्वांटिटी के लिए ही इज विलिंग टू पे P1 प्राइस दैट इज 30, लेकिन मार्केट में तो 10 रुपए चल रहा है, सो व्हाट ही हैज टू पे इज 10 ओनली। तो ये 3 रुपए का यहाँ पे उसे सरप्लस हो रहा है, राइट? तो दिस एरिया, ये पोर्शन उसका सरप्लस है अबव द प्राइस एंड बिलो उसकी डिमांड कर्व। तो सिमिलरली जो हर एक पॉइंट है ना यहाँ पे, एट एवरी पॉइंट अबव दिस पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सरप्लस मिलेगा। इस पॉइंट में आके आपकी सरप्लस बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज व्हाट यू पे, ठीक है? तो अगर आपको मैक्सिमम सरप्लस, टोटल सरप्लस एंजॉय करनी है, तो आपकी डिमांड शुड बी इक्वल टू जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे बराबर होनी चाहिए। नाउ व्हाट इफ यू डिमांड बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट? अगर आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ज्यादा डिमांड कर लिया तो क्या होगा? देखिए, सपोज आपने यहाँ पे इस पॉइंट में डिमांड कर लिया, ठीक है? सो लेट्स से इट इज Q2 क्वांटिटी यू डिमांडेड, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस आपकी हो जाएगी P2। नाउ आप ये y एक्सिस में देख सकते हो, P2 हैज टू बी लोअर देन P, राइट? अगर P हमने 10 अज्यूम किया है तो P2 वुड बी समवेयर अराउंड 7 या 8, तो 8 मान लेते हैं। सो व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज 8 P2, राइट? 8 हमने मान लिया है, और प्राइस आपकी एक्चुअली में है 10, तो 10 आपको पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको नेगेटिव सरप्लस मिल रही है, राइट? सो अगर आप डिमांड करोगे बियॉन्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आपकी सरप्लस से सबट्रैक्ट और होगी आपकी टोटल सरप्लस से, ठीक है? तो मैक्सिमम सरप्लस आप कहाँ एंजॉय कर सकते हो? आप एंजॉय कर सकते हो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ओनली। इसके बियॉन्ड अगर आप डिमांड करते हो तो आपकी सरप्लस नेगेटिव हो जाती है, और ये नेगेटिव सरप्लस आपकी टोटल सरप्लस से सबट्रैक्ट और होती है। सो इतना तो आपने समझ लिया कि कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब प्रोड्यूसर सरप्लस को भी देख लेते हैं। नाउ प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होती है? देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस occurs when the price they receive in the market is more than the minimum price at which they would be prepared to supply. मान लीजिए एक कमोडिटी के लिए एक प्रोड्यूसर मिनिमम प्राइस 12 रख रहा है, ठीक है? दिस इज द प्राइस एट विच ही इज रेडी टू सप्लाई, लेकिन मार्केट में उस कमोडिटी की प्राइस 15 है, तो उसे मिल कितना रहा है? उसे 15 मिल रहा है, वो तो 12 में भी सप्लाई करने के लिए तैयार था, राइट? तो जो ये उसे फायदा मिला ना 3 रुपए का, इसको हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं, ठीक? जो ये मिनिमम प्रोड्यूसर सप्लाई करने को तैयार है ना, वो एक्चुअली उसकी कॉस्ट ही होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा सोचता है कि एटलीस्ट उसकी कॉस्ट तो कवर हो, राइट? तो मिनिमम तो वो इतना रखेगा ही रखेगा, जितना उसका कॉस्ट है उतना वो मिनिमम रखेगा, राइट? लेकिन मार्केट में हो सकता है कि प्राइस ज्यादा हो, और जब ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर को फायदा होता है, उसी को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। ना अगर आप ये फिगर में देखोगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन। ना बेसिकली सप्लाई कर्व जो है, इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर इज प्रिपेयर्ड टू सप्लाई। देखिए, सप्लाई हमें क्या बताती है कि फॉर ईच पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाइड, प्रोड्यूसर कितना पैसा मांग रहा है, राइट? व्हाट इज द प्राइस? नाउ मान लीजिए जो मार्केट प्राइस है, इट इज रिप्रेजेंटेड अगेन बाय P। सो एट दिस पॉइंट जहाँ पे ये प्राइस लाइन मीट कर रही है सप्लाई कर्व को, वहां पे what they receive in the market becomes equal to what they are prepared to supply। देखिए, इस पॉइंट में फॉर Q क्वांटिटी सप्लायर जो है, he was willing to supply at this price only, right? इसको हम 10 ही मान के चलते हैं, तो he was willing to supply at 10 also, और मार्केट प्राइस भी यही है, हमने अज्यूम किया, राइट? तो यहाँ पे अगेन सप्लायर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है, लेकिन फॉर एवरी पॉइंट बिलो दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है? फॉर एवरी पॉइंट बिलो दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो कि फॉर एवरी क्वांटिटी बिलो दिस OQ क्वांटिटी, प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ सरप्लस तो मिल रहा होता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए
हम ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट वुड बी Q1 और प्राइस इसकी हो जाती है लेट्स सपोज P1। तो आप ये y एक्सिस में देखिए P1 हैज टू बी लोअर देन P, राइट। तो मान लीजिए P1 5 है, सो P1 इज बेसिकली हाउ मच द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई एट व्हाट प्राइस फॉर क्वांटिटी Q1, ठीक है। तो वो क्वांटिटी Q1 के लिए ही इज विलिंग टू सप्लाई एट अ मिनिमम प्राइस 5, लेकिन मार्केट में कितनी प्राइस चल रही है 10, तो उसको फायदा हो रहा है 5 रुपए का, ठीक है। तो वही फायदा, तो ये पर्टिकुलर जो फायदा जो है जो उसी को हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं, ये 10 और 5 के बीच का, ठीक है, बिलो द प्राइस लाइन एंड अबव द सप्लाई कर। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ले लो अप टू दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा। इस पॉइंट में आके उसकी जो फायदा है वो नील हो जाती है, क्योंकि हाउ मच ही इज विलिंग टू पे बिकम्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो अगर वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई करेगा ना, तो वो पूरा का पूरा सरप्लस इंजॉय कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से बियॉन्ड सप्लाई करता है, फॉर इंस्टेंस अगर वो यहाँ पे सप्लाई करता है, ठीक है, वो सप्लाई करता है क्वांटिटी Q2, तो यहाँ पे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस कितनी होगी, मान लीजिए P2 है। तो आप यहाँ पे y एक्सिस में देख सकते हो P2 हैज टू बी हायर देन P, राइट। तो मान लीजिए P2 इज 13, तो अब क्या होगा, हाउ मच ही इज द मिनिमम प्राइस जिसपे वो सप्लाई कर रहा था 13, इट इज हायर देन द मार्केट प्राइस दैट इज 10, राइट। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर की जो सरप्लस है वो नेगेटिव हो जाती है। तो अगर वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से बियॉन्ड क्वांटिटी सप्लाई करता है ना, तो उसकी सरप्लस नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव सरप्लस जो है वो टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस को सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वो टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो डिक्रीज हो जाती है उसकी सरप्लस। तो मैक्सिमम सरप्लस उसकी कितनी कब होती है, जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में होता है। तो ठीक है, इस फिगर से हमें यही पता चला कि मैक्सिमम सरप्लस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ही होता है, इसके बाद नेगेटिव होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट में आके उसकी सरप्लस नील हो जाती है। तो अगर वो ये Q क्वांटिटी सप्लाई करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्वांटिटी, तो तब ये सारा जो आगे का सरप्लस है वो इंजॉय कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि प्रोड्यूसर सरप्लस भी मैक्सिमम कब होती है, एट इक्विलिब्रियम। अब दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस को साथ में ले आके एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये फिगर में जहाँ पे आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एंड द क्वांटिटी कोरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड प्राइस कोरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस। नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट में आके देखिए कैसे कंज्यूमर सरप्लस भी और प्रोड्यूसर सरप्लस भी दोनों मैक्सिमम हो जा रहे हैं, राइट। अगर कंज्यूमर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से बियॉन्ड क्वांटिटी डिमांड करता, तो उसकी कंज्यूमर सरप्लस जो है वो नेगेटिव हो जाती थी, राइट, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। प्रोड्यूसर के केस में भी सेम, अगर वो ये पॉइंट से अबव कोई क्वांटिटी प्रोड्यूस करता, तो उसकी जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो भी नेगेटिव हो जाती थी। तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में प्रोड्यूस करके ही हो रहा था ना। देखिए अगर वो कम करते, इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम अगर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, तो इस केस में क्या होता है कि वो फुल्ली वो सरप्लस एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड नहीं करता, तब तक देयर इज स्टिल स्कोप टू अर्न मोर सरप्लस, ठीक है। तो टोटल सारा सरप्लस एंजॉय करने के लिए उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तक डिमांड करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर के केस में भी अगर वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से कम प्रोड्यूस करता है, तो वो भी पूरा का पूरा सरप्लस एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही पार्टी पूरा सरप्लस कब एंजॉय करते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम प्राइस, और जब वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, ओके। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस कब होता है, व्हेन द सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है।
तो ये पूरा आपका ये टॉपिक समझाने का क्रक्स बस इतना ही है कि सोशल एफिशिएंसी, मैक्सिमम सोशल एफिशिएंसी कब अचीव करते हैं प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, फ्रॉम द फिगर वी फाइंड दैट एट प्राइस P when the market is in equilibrium, social efficiency is achieved with both producers and consumers enjoying maximum possible surplus. So with this we've come to the end of the video. लेकिन इससे पहले आप जाए, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने अपने वेबसाइट में पेपर 4 के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। तो आप घर बैठे बैठे ये मॉक टेस्ट ले सकते हो एट ओनली ₹100। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है, यानी कि आपको 100 चैलेंजिंग MCQs क्वेश्चंस करने को मिलेंगे और ये आपको करने हैं 2 आवर्स में। टाइम बेस्ड है ये टेस्ट। ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जाम जैसी ही फील आएगी और वंस यू फिनिश एंड सबमिट योर टेस्ट, आपको तुरंत आपका स्कोर भी दिख जाएगा कि आपने कितने करेक्ट किए आंसर्स, आपने कितने गलत किए, आपकी नेगेटिव स्कोरिंग क्या है और ओवरऑल स्कोर क्या है, ये सब आपको दिख जाएगा। एंड वंस आपने स्कोर चेक कर लिया, फिर आप ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत किए, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। फॉर एवरी क्वेश्चन देयर इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो आपको अगर कहीं पे डाउट था या कुछ प्रॉब्लम थी, तो आप एक्सप्लेनेशन चेक करके आप अपनी डाउट भी क्लियर कर सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत ही फायदा होगा एग्जाम से पहले अगर आप ये मॉक टेस्ट ले लें तो, क्योंकि ये आपको बताएगी कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो, अभी की आपकी नॉलेज से आप कितने मार्क्स ले आ सकते हो एग्जाम में, राइट। और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में भी अवेलेबल है, तो आई होप आप जरूर लेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ये ले चुके हैं और उनको फायदा मिल चुका है, तो आई होप आप ये मिस आउट ना करें, ले अपनी कंफ्यूजन जो है टेस्ट करें। हमने जानबूझ के ही बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस डाला हुआ है ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर मिस्टेक भी करो तो आप ये मॉक टेस्ट पे ही करो ना, और फाइनल एग्जाम में मिस्टेक ना करो। तो यही हमारी एम है, तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी सेट किया हुआ है। सो मेरी तो ये सलाह है कि आप जरूर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो टेस्ट के दौरान या वैसे भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।